बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 एमसीक्यूज फिजिक्स पॉइंट बाय आसर शीट से। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है, अ मेथड फॉर चार्जिंग अ कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। कि किसी भी हम चार्ज बॉडी को कॉन्टैक्ट के बगैर किसी दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज किस मेथड से मुंतकिल करते हैं वो बताना है। वो जो सिंपल डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की, कि अगर हम किसी बॉडी को चार्ज कर दें, दूसरी कोई बॉडी न्यूट्रल पास रखें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से न्यूट्रल बॉडी पे हम चार्ज को मुंतकिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट के दरमियान कांस्टेंट होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म होगी, या नन ऑफ देम। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट ऑलवेज यूनिफॉर्म होती है। अगर टू ऑपोजिटली चार्ज का एमसीक्यू आ जाए, प्लेट की जगह पे वर्ड कौन सा यूज किया जाए, चार्ज्ड, तो उस केस के अंदर आपके पास आएगा नॉन यूनिफॉर्म। एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट डिफ्लेक्ट एक्स रेज, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, या नन ऑफ दीज। स्टूडेंट, एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ much shorter wavelength and higher energy. They cannot be deflected in electric or magnetic field. अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होंगे। ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं, जबकि एक्सरे डिफ्लेक्ट नहीं होती। इसका आंसर अल्फा करेक्ट करेंगे। द फोटोकॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड इंकजेट, जियोग्राफी, लेजर, या नन ऑफ दीज। तो बच्चों, जियोग्राफी का मतलब होता है ड्राई राइटिंग। कॉपिंग प्रोसेस बेसिकली क्या होती है, एक ड्राई राइटिंग। तो इसका बीटा आंसर आप करेक्ट मानेंगे। तो कॉपिंग प्रोसेस कॉल्ड जियोग्राफी, डिफाइन भी है ये। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज, कितनी होती है वो बच्चों बुक बेस्ड नॉलेज है। पेज नंबर 3 पे टेबल दिया हुआ है, आपको वहां से देख लें कि जो एयर के लिए हमारी स्पेस परमिटिविटी की वैल्यू होती है, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है 1.0006। इसका आंसर होगा डेल्टा इज करेक्ट। ये टेबल सारा देख लीजिएगा, इसमें अक्सर एमसीक्यू आता है बोर्ड में। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एलिमेंट ऑफ एरिया, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका बीटा आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इट मीन इसका आंसर अल्फा ही करेक्ट होगा, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट बनेगा। फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म। तो स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इक्वली स्पेस्ड हों और वो पैरेलल भी हों, उस केस में जो फील्ड बनती है वो फील्ड हमारी यूनिफॉर्म होती है। डेल्टा इज करेक्ट आंसर। A charge of 1 microcoulomb experience a force of 10 की power -6 Newton at a point, then the electric intensity at that point is। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला याद रखो, E is equal to F over Q। तो Q भी कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रोकूलम। माइक्रो की वैल्यू 10 की पावर -6 है, ये भी 10 की पावर कितनी है, -6। तो 1 क्रॉस 10 की पावर -6 ओवर 1 क्रॉस 10 की पावर -6, तो आंसर क्या रहेगा, 1 आएगा इसका। तो इसका 1 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर आएगा। इसका आप सी करेक्ट कर लें, और ये आंसर आप डिफरेंट वैल्यू लगा लें ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ठीक है, इसका सी करेक्ट आना है। द लाइंस विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज पार्टिकल आर। डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिफाइन भी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज व्हाई बीटा इज करेक्ट आंसर। इसका बीटा लगाइएगा। एमसीक्यू नंबर 11 है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज। जिस जगह पे फील्ड लाइंस क्लोजर होती हैं वहां फील्ड हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, और जिस जगह फील्ड लाइंस हमारी स्पेस अपार्ट होती हैं वहां फील्ड हमारा वीक होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास सेकंड एमसीक्यू है इसका, द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज रिलेटेडली क्या होता है, वो आउटवर्ड। दो ही तरह के फील्ड आप पढ़ते हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड। कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड। अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड हमारा रेडियली क्या होगा, इनवर्ड। अगर दो अपोजिटली चार्ज है तो फील्ड हमारा कर्व लाइन होता है अपोजिट चार्जेस के दरमियान।
13 MCQs है। अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, अगर हम इंटेंसिटी फाइंड करते हैं चार्ज की वजह से, उसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू F ओवर Q होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं दो प्लेट के दरमियान, जैसा कि हमारे पास कैपेसिटर है, या वैसे ही हमने गाज़ ला की थर्ड एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड हमने पैरेलल प्लेट फाइंड की थी, तो उस तरह के एक्टिविटी के लिए हम इसका यूनिट इस्तेमाल करेंगे, वो वोल्ट पर मीटर होगा, चूंकि फार्मूला होता है E इज इक्वल टू V ओवर D। तो V का यूनिट पोटेंशियल मीटर आ गया, इसका पोटेंशियल यूनिट वोल्ट आ गया, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर आ गया। इस स्टेटमेंट के मुताबिक आपके पास बीटा इज करेक्ट आंसर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अदर देन न्यूटन पर कूलम, इस यूनिट के अलावा और हम कौन सी यूनिट इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला बेस है, ये भी एमसीक्यू आपका। इट मीन E इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको, वोल्ट पर मीटर। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, या ऊपर वाले मेथड से भी लिख सकते हैं, ये दोनों वोल्ट पर मीटर ही हैं। तो इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है या वोल्ट पर मीटर होता है, तो बीटा इज करेक्ट आंसर। ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट भी क्या होगा बच्चों, न्यूटन पर कूलम। इसका भी आंसर आपके पास चार्ली आएगा। ये चार के चार ही एमसीक्यूज जो है वो सेम मतलब सीक्वेंस में है, इनमें से कोई एक आध पेपर में आएगा, जिस शेप में भी आया आपने इसको क्लियर कर लेना है। क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द मेजर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। अभी हमने ऊपर देखा था कि जितनी फील्ड लाइंस क्लोजर होती हैं वहां फील्ड क्या होता है, वीक, और जहां पे फील्ड लाइंस हमारी स्पेस अपार्ट हो जाती हैं वहां फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, वीक होगा। इस स्टेटमेंट के मुताबिक वो कहता है क्लोजनेस, तो क्लोजनेस स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, इसका बीटा करेक्ट होगा। नेक्स्ट 17 एमसीक्यूज है। 17 के अंदर देखें, पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 25 वोल्ट, व्हाट वुड बी एनर्जी एक्वायर्ड बाय पार्टिकल इन जूल में एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, Q डेल्टा V आपने पढ़ा हुआ है। Q की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन Q आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया था आपको, 25 वोल्ट का। 25 वोल्ट को 5 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करें, 125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अगर E की वैल्यू लगाएंगे 1.6 10 की पावर -19 जॉउल, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉउल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। फार्मूला वही लगाना है जो आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रिलेशन से पढ़ा था, K डॉट E इज इक्वल टू क्या होगा, Q डेल्टा V। Q आपको दिया था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल आपके पास है 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉउल में कन्वर्ट करें, E की वैल्यू लगा दो 1.6 10 की पावर -19, उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, C इज करेक्ट। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑब्टेन इफ एंगल बिटवीन देम इज, अगर बच्चों मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो एंगल बिटवीन देम, तो इसके अंदर स्टेटमेंट थोड़ी सी मिसिंग है। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड हमारे पास क्या होगा, वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल कंसीडर करना है आपने। तो अगर जीरो एंगल होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम, जैसा कि फ्लक्स का फॉर्मूला पिछले एमसीक्यू में भी आपने देखा था, फ्लक्स क्या होता है, E डॉट ऑफ A, डॉट पर डॉट खत्म करेंगे, कॉज लगाएंगे, अगर कॉज 0 है तो आंसर भी आपका हमारा मैक्सिमम होगा, कॉज 0 1 होगा। अगर मिनिमम पूछे तो फिर आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, 90 डिग्री। अगर फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम है तो फिर इसका आंसर 0 ही कंसीडर होगा। ये एक एमडी कैट का एमसीक्यू इसमें है। इन कंपैरिजन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर आप टू इलेक्ट्रॉन्स की कंबाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एट द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस उतना ही है, पहले दो इलेक्ट्रॉन ले लें बाद में दो प्रोटॉन ले लें, तो क्या उनकी वजह से जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है जीरो होगी, स्मॉलर होगी, सेम होगी या ग्रेटर होगी। तो बच्चों याद रखो कि अगर मैग्नीट्यूड देखें चार्ज की, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, तो मैग्नीट्यूड सेम है, लिहाजा अमाउंट ऑफ फोर्स भी क्या होगी, सेम ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वैसे भी कूलम फोर्स जो होती है ना, म्यूचुअल फोर्स होती है, तो बाहमी फोर्स हमारी सेम ही कंसीडर होगी। चार्ली इज करेक्ट आंसर। When an area is held perpendicular to field lines, then magnitude of electric flux is, कि अगर एरिया की बात करेंगे, जब पेपर में आपके एमसीक्यूज में आ जाए एरिया, सरफेस एरिया, प्लेन एरिया, तो जस्ट एरिया आपने मानना है उसको, या स्केलर क्वांटिटी मानना है। अगर उसको परपेंडिकुलर रखेंगे फील्ड लाइंस के, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या होगी, वो डिपेंड करेगा फार्मूले के नेचर पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम यूज करते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ऑफ ए। अगर एरिया परपेंडिकुलर है तो वेक्टर एरिया फील्ड लाइंस की क्या हो जाएगा, पैरेलल।
इस केस में हमारे पास जो फ्लक्स निकलेगी वो मैक्सिमम होगी। चार्ली इज करेक्ट आंसर। इसकी जगह पे अगर वो वेक्टर एरिया कहता, अगर वो यहाँ पे वेक्टर एरिया कहता तो फिर इसका आंसर 0 आना था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाउस लॉ से फॉर्मूला देखें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E is equal to 1 over epsilon और Q होता है। मतलब क्लोज सरफेस में जो चार्ज है डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर और चार्ज के ऊपर, दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, शेप के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। फॉर्मूला बेस आपने आंसर करना होता है। नेक्स्ट बच्चों 22 एमसीक्यूज हैं। 1 जॉउल। अभी अगर देखें आपने इधर निकाल के आए हैं पीछे से एमसीक्यू का आंसर, आप इस तरह का जैसा कि हमने हल किया हुआ इसको, तो अब 1 जॉउल का आंसर निकालना है आपने। 1 जॉउल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है? अगर बच्चों आपको याद हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 10 की पावर -19 हमारे पास जॉउल की इक्वल आता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 10 की पावर -19 जॉउल के इक्वल। अगर 1 जॉउल निकालना है तो 1 इलेक्ट्रॉन के नीचे आकर किस चीज को डिवाइड करें? 1.6 10 की पावर -19 को डिवाइड करेंगे, इधर 1 जॉउल बचेगा। -19 ऊपर आके +19 हो जाएंगे। 1 ओवर 1.6 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.625 10 की पावर +19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम उस आंसर को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए एक डेसिमल प्लेस को मैंने इधर मूव करवा दिया, तो +19 के बजाय हमने क्या यूज किया यहाँ पे? +18। याद रखो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा? 10 हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10 की पावर -19 जॉउल के, और 1 जॉउल निकालना है तो 1 ओवर 1.6 10 की पावर -19, -19 ओवर के ऊपर जाके +19, 1 ओवर 1.6 पे डिवाइड करें 0.625 आ जाएगा, और 10 की पावर +19 हो गई। एक डेसिमल पॉइंट इधर मूव करवाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो यहाँ पावर बच जाएगी +18। अल्फा इज करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, ये स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी है, और जॉउल जो होता है वो लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी माना जाता है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन। कैपेसिटेंस का बच्चों फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। मतलब एरिया, मीडियम और सेपरेशन, तीन हमें फॉर्मूले से आंसर मिलते हैं। तो बच्चों डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करेगा, लेकिन फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि तीन बताई चीजें मैंने आपको कि एक एरिया, एक मीडियम, तीसरा उसकी सेपरेशन। फील्ड तो उसके फॉर्मूले में नहीं आता, लिहाजा हम इसका चार्ली करेक्ट करेंगे। कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑन फील्ड बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट्स। कैपेसिटर इज परफेक्ट इंसुलेटर फॉर द डायरेक्ट करंट। क्योंकि आपको ये तो वैसे सीधा सीधा लाइन रिलेशन है कि कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान एक इंसुलेटर होता है, उस इंसुलेटर को जो प्लेट के दरमियान मौजूद होगा उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से करंट का कंप्लीट पाथ नहीं मिल पाता, लिहाजा डीसी उसमें फ्लो ही नहीं कर सकता, इसलिए कैपेसिटर डीसी करंट के लिए परफेक्ट इंसुलेटर के तौर पर काम करेगा। कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड। तो बच्चों इसके लिए Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q ओवर V। तो कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू फेरेड, इसका अल्फा करेक्ट होगा। फार्मूला बेस आंसर है, मतलब कैपेसिटर की इक्वेशन लगाएं, उससे फार्मूला बनाएं, यूनिट निकालें, आसानी से पता चल जाएगा आपको। तो फर्स्ट आपको अच्छे तरीके से फार्मूले आने चाहिए, एमसीक्यू इंशाल्लाह आसान हो जाएंगे। सेकंड एमसीक्यू था बच्चों आपके पास, द कैपेसिटेंस ऑफ a capacitor depend upon। अभी हम बात कर रहे थे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और ओवर D। थिकनेस ऑफ प्लेट नो, चार्ज ऑन प्लेट्स नो, जो क्या है उसकी कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में चार्ज नहीं आ रहा। ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर दैट इज अ गुड, उसकी जो ज्योमेट्री होगी मतलब उसकी फॉर्मेशन, उसके ऊपर मेनली ये डिपेंड करता है। चार्ली इज करेक्ट आंसर। द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ, अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस फॉर मीडियम ओवर कैपेसिटेंस फॉर वैक्यूम। अगर फोर्स की बात करें, फोर्स फॉर वैक्यूम ओवर फोर्स फॉर मीडियम, इन दोनों की रेशियो को हम रिलेटिव परमिटिविटी का नेम देते हैं। दोनों के लिहाज से आप फाइंड करो, जब यूनिट हमारे पास इसका कोई नहीं आएगा, रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज ऑलवेज हैव नो यूनिट्स। चार्ली इज करेक्ट आंसर। चूंकि एप्सिलॉन आर या तो रेशियो होती है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम present between plate of capacitor to the ratio of capacitance of parallel plate capacitor
व्हेन एन एयर और हमारे पास वैक्यूम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। फोर्स की फॉर्म में उलट होता है, मीडियम की फॉर्म में कैपेसिटेंस ज्यादा होती है, वैक्यूम की फॉर्म में कैपेसिटेंस कम होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिलेशन कुछ अपोजिट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान वैक्यूम या स्पेस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होती है। जब डाई इलेक्ट्रिक रख देते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो जाती है। मीडियम रखने से कैपेसिटेंस बढ़ती है, मीडियम रखने से डाई इलेक्ट्रिक रखने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होती है। ये रिलेशन लाजमी याद रखिएगा। Speed of charging and discharging of capacitor depends upon product of resistance and capacitance. RC is equal to T। फॉर्मूला बेस आंसर करना है आपने, RC is equal to T, तो इसका आंसर क्या आएगा? कैपेसिटेंस। 31 MCQs है। इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बैलेंस द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड एक्ट एज। अब याद रखो कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड करते थे मिलीकॉन मेथड से, तो हमने दो पैरेलल प्लेट लगाई थी, अपर प्लेट पे होल था तो वेट की वजह से पार्टिकल किधर आता है? नीचे। तो हमने अपर प्लेट को डीसी पावर सप्लाई से पॉजिटिव चार्ज देना है, लोअर प्लेट को हमने डीसी पावर सप्लाई से नेगेटिव चार्ज दिया होता है। तो नेगेटिव को नेगेटिव क्या करेगा? रिपेल करता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन किधर एक्सेलरेट करता है? ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? वो फील्ड की। अगर तो वो डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करता तो फिर आपका रेडली अपवर्ड आंसर करेक्ट होना था, लेकिन अब वो किसकी बात कर रहा है? वो फील्ड की डायरेक्शन की। तो फील्ड तो बेटा वर्टिकली क्या होगा? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो अपर प्लेट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर originates from positive charge and end at the negative terminal. MCQ number 32, if we move away from the charge then magnitude of electric field intensity। तो आंसर करने से पहले फॉर्मूला ध्यान में, E is equal to 1/4 pi epsilon q और क्या होगा? r square। इंटेंसिटी जो होती है डायरेक्टली रिलेटेड टू 1/r square या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r square मान ले। दोबारा सुनिएगा मैंने जो बोली स्टेटमेंट, E डायरेक्ट रिलेशन टू 1/r भी बोल सकते हैं या E इनवर्स रिलेशन टू r स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेनली जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डिस्टेंस बढ़ने से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल एवर डिक्रीज होते हैं। तो अल्फा इज करेक्ट आंसर। फील्ड क्योंकि उसके अंदर देखिए ना, डिस्टेंस बढ़ रही है, फील्ड वीक हो रही है। पोटेंशियल में भी यही कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल में जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी में स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम एमसीक्यू नंबर 33। इसके अंदर 1 कूलम चार्ज क्रिएटेड बाय डैश इलेक्ट्रॉन, ये मैंने फार्मूला से पहले मेंशन कर दिया। Q इज इक्वल टू क्या होगा? Ne। अगर आपने n निकालना है तो Q ओवर E, तो 1E किसके बराबर होगा? 1.6 10 की पावर -19 कूलम के। तो इतना चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो -19 ऊपर आकर क्या हो जाएंगे? +19। 1/1.6 तो आंसर आएगा 0.625 10 की पावर +19। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम एक प्लेस इसको अंदर मूव करवा देते हैं, तो हम इसका बीटा आंसर करेक्ट मानेंगे। ये हमारे पास होगा। कैलकुलेशन बेस है और ये बोर्ड के अंदर आता है। अक्सर आप एंटी टेस्ट में जाते हैं तो ये एमसीक्यू इस तरह का देता है। वो 1 कूलम की जगह पे अगर यहाँ पे 10 कूलम कर देता, फिर सिंपली आपके पास पावर यहाँ पे कितनी हो जानी थी? प्लस की जगह 18 की जगह पे 19 आ जाती है। अब यहाँ पे 1 कूलम है तो ये आंसर है। 10 कूलम होता तो ये आपके पास 10 की पावर +19 ही रहना था यहाँ पे। A charge of 2 coulomb is in a field of intensity 2 Newton per coulomb, force on the charge is E is equal to F over Q, F is equal to E into Q। E into Q कितना आ जाएगा? 2 × 2 4। सीधा सा रिलेशन बच्चों वाला, लेकिन ये एमडी कैट में एमसीक्यू आ चुका है, इतना मतलब आसान। The direction of vector is always perpendicular to the plane या नॉर्मल टू द प्लेन। जो प्लेन एरिया के ऊपर नॉर्मल ड्रा करें या परपेंडिकुलर ड्रा करें तो हमें वहां से क्या मिलता है? वेक्टर एरिया। तो या तो पेपर में या आपको नॉर्मल देगा, नॉर्मल टू प्लेन एरिया कहे, या परपेंडिकुलर टू प्लेन एरिया कहे, या ऑर्थोगोनल टू प्लेन एरिया कहे, तो भी आंसर आपने हमेशा याद रखना है कि सरफेस एरिया के ऊपर 90 के एंगल पे वेक्टर एरिया होता है। जैसे बोर्ड देखते हैं ना, बोर्ड की सरफेस है, उसके ऊपर 90 का एरो लगाएं जो आपकी तरफ आ रहा है, वो वेक्टर एरिया माना जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट 36। 2 प्लेट्स हैं, उनको आपने सेपरेट करना है 1 सेंटीमीटर के ऊपर। ये उनके दरमियान क्या दी हुई? सेपरेशन डी की वैल्यू दी हुई है आपको प्लेट की, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट।
तो मैंने अभी पीछे हमने एमसीक्यूज में इसके यूनिट निकाल चुके हैं। E इज इक्वल टू क्या होगा, V ओवर D। तो V कितना है 10 वोल्ट, D कितना है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को 1 क्रॉस 10 की पावर -2 लिखेंगे, ऊपर जाके वो +2 होगी, 10 क्रॉस 10 की पावर +2, तो आंसर 1000 इज राइट आंसर। तो ये इस तरह आप कैलकुलेशन बेस्ड आंसर करना है इसका। Next MCQ is that the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point is called absolute potential or electrical potential। इसके दो आंसर होते हैं, एब्सोल्यूट और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल है तो आप इलेक्ट्रिकल को पिक कर दें, अल्फा इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों 38 MCQ। रेजिस्टेंस इन RLC सर्किट हमें दी हुई है, टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड है, रेजिस्टेंस दी हुई है 1000 ओम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन सर्किट? RC is equal to T, C is equal to T over R। तो इसका आंसर आएगा 0.002। और उसके बाद हमने किस में कन्वर्ट करना है उसको, माइक्रो सिंबल में। तो बच्चों माइक्रो सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए 2 के बाद हमें 2 जीरो और लगाने पड़ते हैं ताकि 10 की पावर -6 बनाया जा सके। अगर आप कैलकुलेशन बेस बात करें तो आपके आंसर डेल्टा करेक्ट आएगा। फॉर्मूला इसका नोट कर लें दोबारा से, RC इज इक्वल टू T और C इज इक्वल टू T ओवर R। तो आंसर आएगा 0.002। और उसके बाद आपने कन्वर्ट करना है उसको माइक्रो में, तो आपको 2 के आगे 3 जीरो लगाएंगे तो पावर 10 की पावर -6 होगी, और -6 की जगह पे आप फेराड लिख सकते हैं। डेल्टा इज करेक्ट आंसर। नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर आपने फाइंड करना है, ईच हैविंग द मैग्नेट चार्ज क्यू। तो ऐसे तो नहीं हो सकता, कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर एक को हम चार्ज करते हैं, दूसरी प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से चार्ज फिर होता है। दोनों पे सेम चार्ज तो हो ही नहीं सकता, पहले ये लाइन ही गलत है। दूसरी बात, वैसे भी नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। जितनी प्लेट के ऊपर आकर चार्ज डिपॉजिट होगा, दूसरी प्लेट से अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज अपेयर होता है। तो नेट चार्ज हमेशा 0 होगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज इक्वल टू पॉजिटिव चार्जेस। तो नेट चार्ज हम 0 मानते हैं, डेल्टा करेक्ट होगा। क्योंकि आपको याद हो चार्जिंग केस के अंदर जो करंट की डायरेक्शन तो एक ही होती है ना। सपोज करें कन्वेंशनल है, आपने एक प्लेट को कन्वेंशनल करंट दे दिया है, उस पर जितने पॉजिटिव चार्ज जाके कम्युलेट होते हैं उतने पॉजिटिव चार्ज सामने वाली प्लेट से रिपेल होकर चले जाते हैं। मतलब इधर आपका 3 अगर पॉजिटिव चार्ज गए हैं और दूसरी प्लेट पर 3 नेगेटिव चार्ज पेयर होंगे, क्योंकि पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल कर देना है, तो पॉजिटिव चार्ज वहां से निकल जाएंगे। तो इसका मतलब नेट चार्ज 0 रहना आपका। When RC circuit is connected across the battery, amount of charge deposit on plate is, ये तो बुक बेस्ड नॉलेज है, 0.63 टाइम्स होता है इक्विलिब्रियम चार्ज के जब बैटरी इक्विलिब्रियम स्टेट पे जाती है। इसको हम टाइम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन बच्चों क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू क्या होगा, AD 1/2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R होता है। तो साथ हमारे पास इसके E स्क्वायर आएगा। सॉरी ये एनर्जी का रिलेशन था, तो मैंने इधर डेंसिटी यूज किया वर्ड। तो डेंसिटी का बच्चों फॉर्मूला 1/2 आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू E स्क्वायर। अगर एनर्जी में आएगा तो साथ AD फॉर्मूले में यूज करेंगे, सिर्फ इंटेंसिटी है तो साथ उसके आप AD नहीं लगाएंगे, क्योंकि डेंसिटी निकालते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, A इंटू डी से, AD कट गया। तो बात करने का मकसद है डेंसिटी हो या एनर्जी हो, दोनों में फील्ड के जो स्केयर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी डेंसिटी भी E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और सिंपल एनर्जी भी D के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कैपेसिटेंस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जो हमने यूज करते हैं उसके अंदर एनर्जी, सॉरी इंडक्टर के केस में। कैपेसिटर के केस में एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी ये स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन होती है, और इंडक्टर के केस में चूंकि उसमें तो एसी फ्लो ही नहीं करता ना, इंडक्टर के केस में जो एनर्जी हमारी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बी के स्क्वायर के, और एनर्जी डेंसिटी भी जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होती है बी के स्क्वायर के मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के। थैंक्स, अल्लाह हाफिज बच्चों, शेयर एंड सब्सक्राइब।